हेलो एवरीवन, दिस इज इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। ज्योग्राफी का जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, उसका नेक्स्ट पार्ट पिछली 2 वीडियो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले अगर हम बात करें सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में तो पेंजिया था और दूसरा फिर पैंथालासा सुपर ओशियन। ठीक है। विशाल महाद्वीप के बारे में बात करें, विशाल महाद्वीप, तो उसकी बात करें तो पेंजिया, और विशाल महासागर की बात करें तो पैंथालासा। उसके बाद फर्दर वो दो भागों में डिवाइड हुआ, अंगारा लैंड ऊपर वाला, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो ऊपर के कॉन्टिनेंट जो हमारे पास उत्तरी अमेरिका और यूरोप, उसके बाद एशिया ऊपर वाले के पार्ट है, और नीचे की अगर हम बात करें गोंडवाना लैंड की तो दक्षिण अमेरिका, फिर अफ्रीका महाद्वीप, और उसके बाद भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत, और ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका। ये है गोंडवाना लैंड के पार्ट। अभी अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड जब 2 पार्ट में बटा तो बीच में आ गया था तैतीस सागर। ये कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, ध्यान से देखते हुए चलना। और उसके बाद हमने देख लिया, उसके बाद महाद्वीप पढ़े थे। उसी में जो सबसे बड़ा, अगर हम देखें सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट के बारे में तो सबसे बड़ा एशिया है जनसंख्या के हिसाब से, दूसरा बात करें तो अफ्रीका है, तीसरी अगर हम बात करें तो यूरोप आगे आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया। आगे इसकी इतनी हमने बातें कर ली थी। उसके बाद हमने चोटियों के बारे में भी डिस्कस किया था, वो सब एक बार देख लेना। आगे बात करें तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, पिछली वीडियो में हमने देखा था 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम 111 है और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 है। 1 डिग्री मूव करने पे 4 मिनट का अंतर आता है, तो 15 डिग्री मूव करने पे, मूव करने के लिए बोला मैंने, आगे पीछे जाने के लिए नहीं मूव करने, देशांतर मूव करेंगे यहाँ, अक्षांश नहीं देशांतर रेखा, क्योंकि समय जो बताती है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा बताती है, और जो चेंजेस समय में आते हैं वो देशांतर रेखा से आते हैं। और डेट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो 180 डिग्री देशांतर होता है। 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा होती है, वहीं से चेंजेस होते हैं सारे। अगर देशांतर मूव करते हैं, देशांतर होगी लाइन परपेंडिकुलर वाली, आगे पीछे की तरफ अगर हम मूव करेंगे देशांतर में तो फिर अंतर आएगा 1 डिग्री पे 4 मिनट का, और 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर आ जाता है, यानी कि 15 डिग्री मूव किया तो। अब मैंने क्या बताया था, आगे की तरफ चलोगे तो बढ़ेगा टाइम, पीछे की तरफ चलोगे तो टाइम घटेगा किस हिसाब से? 15 डिग्री मूव किया आगे की तरफ तो 1 घंटे में अंतर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो भी समय होगा उससे अगर आगे 15 डिग्री मूव किया तो जो भी समय होगा बस उसमें 1 घंटा ऐड हो जाएगा, पीछे की तरफ गए तो 1 घंटा माइनस हो जाएगा। ये स्थिति हम भारत के साथ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम भारत का विस्तार देख लेते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। तो भारत की स्थिति क्या है और भारत का विस्तार क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे हम इन रेखाओं के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्ट सवाल ऐसे ही पूछ लिया जाता है। ये है 0 डिग्री, हमने नीचे की तरफ बना लिया एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा, और ये आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहां से हमने बना लिया 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब भारत की स्थिति देखते हैं। भारत को मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो भारत का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला जो तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, और ये 8 डिग्री 4 मिनट पे। तो मुख्य भूमि पे अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछता है मुख्य बिंदु पे तो 8 डिग्री 4 मिनट। अगर हम बात करें भारत का भौगोलिक विस्तार, देखो हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ, भारत की स्थिति है कौन से वाले गोलार्ध में? तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। ये हमने पिछली वीडियो में बात की थी। भारत की स्थिति की बात करें तो ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी। तो भारत ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में, और इसकी बात करें आगे तो पूर्वी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा वालों को देखना, 0 डिग्री से आगे वाला पूर्वी और पीछे वाला पश्चिमी, इधर की तरफ वाला पश्चिमी। तो भारत किस में आ गया? पूर्वी और उत्तरी में। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध भी नहीं है, ये गोलार्ध का यानी कि पूरे पृथ्वी का 4th पार्ट, ये 4था वाला हिस्सा है, ठीक है। तो भारत जो स्थित है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, इधर की तरफ ऊपर उत्तर, इधर पूर्व। तो भारत है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। इतनी बात समझ में आ गई है, ये तो है। अब भारत की अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं किस किस तरह से, ये भी और चेक कर लेते हैं। तो अब बात करें 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट भारत
उत्तरी अक्षांश की तरफ है, यानी कि ये उत्तरी अक्षांश है। नॉर्थ मैंने लिखा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यानी कि लद्दाख वाला जो एरिया, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है और सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ये नॉर्थ इसमें लिखा होगा उत्तर, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ये हो गया भारत का उत्तर की तरफ। अब बात करें ईस्ट की तरफ, यानी कि पूरब की तरफ, तो भारत है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, इधर की तरफ पूरब है, और ये चला जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक, ठीक है। इतनी बात हमने समझ ली। तो भारत का विस्तार अगर हम देखें नीचे से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, कैसे याद करेंगे, ऐसे याद कर लो, 4 दूनी 8 होता है ऐसे करके, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट को कैसे याद रखेंगे, 37 और 6 है साथ में, तो 6 6 36 ऐसे याद कर लेना। ये 6 का स्क्वायर किया तो 36 प्लस ये कैसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। 36 37 डिग्री 6 मिनट। इसकी बात करें 7 ये तो 6 7 और 8 ऐसे याद रख सकते हो, 6 7 8, 6 पहले फिर उसके बाद 7 और 8 बीच में आ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, 6 7 8 बीच में आ जाएगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट वो 97 डिग्री 25 मिनट, ये इतनी बात याद रखनी है। तो ये भारत का हो गया विस्तार, ठीक है, डिग्री में, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं पे। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश, इसके बीच में है। अब आगे की बात समझते हैं क्या है। ये जो बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट पे, ये कौन से बिंदु है, तो ये कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, जिसको बोलते हैं कैप कमोरिन भी के नाम से भी जाना जाता है और कुमारी अंतरद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से आएंगे। सवाल कैसे बनेगा, भारत का भौगोलिक विस्तार, भारत का मुख्य भूमि पे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि, ये भारत की मुख्य भूमि जो मैंने बनाई है, भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट होगा। 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी कैप कमोरिन से जा रहा है, यार आप कह सकते हो कुमारी अंतरद्वीप, ठीक है, इसी के नाम है और ये तमिलनाडु में। आगे बात करें ऊपर जो हमारा है 37 डिग्री 6 मिनट, ये लद्दाख, अभी तो फिलहाल लद्दाख में आ गया ये वाला पोर्शन, और ये इस जगह का नाम है इंदिरा कोल। अगर हम बात करें भारत का उत्तर में उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कोल उसका आंसर। बहुत भारी सवाल एग्जाम में पूछा गया। इंदिरा कोल हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला कन्याकुमारी कैप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, भारत की अगर हम बात करें तो भारत का पश्चिम, ये पश्चिमोत्तर बिंदु है, पश्चिम है और ऊपर की तरफ उत्तर है, तो पश्चिमोत्तर बिंदु हम इसको बोल देते हैं। तो भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु या पश्चिमी बिंदु, यानी कि सबसे इधर की तरफ भारत का कौन सा पॉइंट है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पे जो रेखा जा रही है भारत की, वो कौन से बिंदु से जा रही है, तो ये है आपका गुहार मोती या गौर मोता के नाम से भी जान सकते हो, और संक्रीट के सरक्रीक के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये कहाँ है, गुजरात में। तो यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से जो रेखा जा रही है वो सरक्रीक, गुहार मोती या गौर मोता के नाम से, और ये जगह है गुजरात में। तो भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु किस नाम से जाना जाता है, तो सरक्रीक के नाम से भी जाना जाता है, गुहार मोती या गौर मोता के नाम से जाना जाता है। और ये कौन से राज्य में है, ये गुजरात राज्य में। आगे बात करें उधर की तरफ, तो उधर का जो बिंदु है वो पूरब भी है और ऊपर की तरफ है तो उत्तर भी, तो पूर्वोत्तर बिंदु हम उसको बोलेंगे। तो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु अगर हम बात करें तो वो किबिथु है 97 डिग्री 25 मिनट पे अरुणाचल प्रदेश में। इतनी बात समझ में आ गई है। तो सवाल कैसे बनेगा, भारत का पूर्व, तुमने जब एग्जाम में जाना बस इतना स्ट्रक्चर देख के जाना है, कुछ नहीं लिखना, सारी चीजें 2 4 5 बार रिवाइज करना, 5 मिनट सारी लगेंगे रिवाइज करने में। तो 97 डिग्री 25 मिनट पे किबिथु एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है, पूर्व उत्तर, उधर पूरब है और ऊपर की तरफ उत्तर है, तो पूर्वोत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है, गुहार मोती ये गुजरात में हो गया, कन्याकुमारी और इंदिरा कोल उत्तर का बिंदु हो गया, और दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि पर भारत का कन्याकुमारी कैप कमोरिन। 8 डिग्री 4 मिनट पे, 37 डिग्री 6 मिनट पे, 68 डिग्री 7 मिनट पे, 97 डिग्री 25 मिनट पे। इतनी बात, ये तो भारत का भौगोलिक विस्तार हो गया, भारत की अक्षांश और देशांतर रेखाओं में स्थिति हो गई भारत की। अब आगे हम बात करें, इससे 68 डिग्री 7 मिनट से अगर मुझे 97 डिग्री 25 मिनट जाना है तो कितना मूव करना होगा, लगभग 30 डिग्री मूव करना होगा, लगभग 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जाना है, तो लगभग हमें मूव करना होगा 29 डिग्री 18 मिनट, जो कि लगभग बराबर हो जाता है 30 डिग्री के। अब मैंने तुम्हें कल पिछली वीडियो में हमने बात की थी, 1 डिग्री मूव करने से 4 मिनट का अंतर आता है, 15 डिग्री मूव करने से
1 घंटे का अंतर आता है। तो यहाँ से वहाँ तक की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री का अंतर हो रहा है। तो 15 डिग्री में 1 घंटे का, तो 30 डिग्री में 2 घंटे का अंतर हो गया। तो इसके टाइम पे और उसके टाइम में 2 घंटे का अंतर बोल रहा हूँ मैं, अंतर होगा। अभी क्या अंतर होगा, मैंने कहा आगे की तरफ जाओगे तो बढ़ेगा, पीछे की तरफ जाओगे तो घटेगा। यहाँ अगर 5 बज रहे होंगे तो वहाँ कितने बज रहे होंगे, आगे की तरफ बढ़ेगा तो 7 बज रहे होंगे। यानी कि वहाँ अगर 5 बज रहे होंगे तो वहाँ 5 बज रहे होंगे, तो यहाँ 3 बज रहे होंगे। अगर हम बात करें गुहार मोती में 5 बजे का टाइम है, तो दक्षिण जो अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है वहाँ 7 बज रहे होंगे, क्योंकि लगभग 30 डिग्री का अंतर है दोनों बिंदुओं पे। ठीक है, तो वहां 7 बज रहे हैं तो यहाँ 5, वहां 9 बज रहे हैं तो यहाँ पे 7। ठीक है, तो वहां जो सूर्य उदय होता है, ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय अगर 7 बजे होता है तो बताओ गुजरात का जो कि गुहार मोती बिंदु है वहां पे सूर्य उदय कितने समय में होगा। तो वहां अगर 5 बज रहे हैं, 5 बजे सूर्य उदय हो गया, तो उसके और इसके समय में अंतर है 2 घंटे का। तो यहाँ 2 घंटे के बाद उदय होगा, तो वहां 5 बजे होगा तो यहाँ पे फिर 7 बजे होगा। इतनी बात समझ में आ गई है, ध्यान से ये बातें समझना। 3 बजे नहीं होगा कभी, 3 बजे वहां से ये वाला टाइम पीछे, सूर्य उदय तो 5 बजे हो गया, वहां निकल गया, वहां टाइम निकल गया। तो जब वहां 7 बज रहे होंगे तो यहाँ 5 बजे का टाइम है ना सूर्य उदय होने का, ऐसे समझ सकते हो। तो वहां 7 बज गए होंगे तो यहाँ पे 5। ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर है दोनों के समय में। ठीक है, उधर के और अब पूरे भारत में इस तरह का अंतर है, तो हमने एक अपनी भारतीय मानक समय रेखा बना ली 82.5 डिग्री, वहीं से सबके समय को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वहीं से इक्वेट कर दिया। 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है, मानक समय जो कि इलाहाबाद के नैनी या फिर मिर्जापुर से होके जाती है। ये बात हम अगली वीडियो में करेंगे, फिलहाल अभी इतनी बात समझते हैं। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इतनी बात हमने समझ ली। भारत की जो स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, भारत की आकृति अगर हम बात करें तो देखो तो जरा, इधर से भी 30 डिग्री का अंतर है, ऊपर से नीचे तक 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, इसमें भी लगभग 30 डिग्री का अंतर है। हालांकि थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन लगभग इस वाले पोर्शन से इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो लगभग समचतुष्फलकीय भारत की आकृति हो जाती है। ये बात हो गई भारत की। अगर हम बात करें तो ये भारत की आकृति हो गई। अक्षांश में अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर है, जो कि लगभग 30 डिग्री का अंतर आ जाता है अक्षांश में। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे तक ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये वाली इस तरह से अक्षांश रेखाएं चल रही हैं। अगर हम बात करें ये अक्षांश रेखा है, तो यहाँ से लेके वहां तक इन दोनों के बीच में अंतर अगर हम देखें तो ये हमारा 29 डिग्री 2 मिनट के लगभग अंतर हमारा आ जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, जो कि लगभग बराबर कितने के, 30 डिग्री के। मैंने अप्रोक्स ले लिया है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से वहां तक का अंतर देखें, ये वाली देशांतर रेखा है, इनका अंतर देखें तो इनका भी लगभग 30 डिग्री आ जाता है। मैंने कल बात बताई थी, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर होती है और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये भी लगभग, तो इसलिए भारत का जो आकृति है वो समचतुष्फलकीय कही जाती है। आगे बात करें भारत का कुल क्षेत्रफल की, तो भारत का कुल क्षेत्रफल होता है 32,87,263। कई बार एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया गया कि भारत का कुल क्षेत्रफल है। कभी कभी ये अगर ना हुआ 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, कभी कभी अगर ये ना हुआ तो ऑप्शन में वो लगभग ऐसे लिख के दे देगा 33 लाख वर्ग किलोमीटर, 32 लाख वर्ग किलोमीटर, ऐसे लिख देगा 32 लाख वर्ग किलोमीटर, 33 लाख 34 और ये 31 लाख। तो आंसर 32 नहीं करना है, 32 पे आंसर टिक नहीं करना है, क्योंकि 32 से तो बहुत ज्यादा ही 32,87,000 है ना, जो कि लगभग 33 लाख के लगभग हो रहा है। तो आंसर 33 पे टिक करना, ये वाला। ठीक है, तो 32,87,263 है, तो 33 पे जो कि लगभग बराबर हो रहा है 33 लाख वर्ग किलोमीटर के। अब आगे बात करें क्षेत्रफल की, जो कि ये 33 लाख वर्ग किलोमीटर जो है, ये विश्व की जो कुल भूमि है, जो टोटल लैंड एरिया है विश्व का, उसका कितना प्रतिशत है, 2.43%। ये भी पूछ लिया गया कई बार सवाल एग्जाम में कि विश्व की कुल भूमि का, भारत की भूमि जो है विश्व की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 2.43% के लगभग है। विश्व की अगर 100 है तो भारत की उसमें से 2.43 है। विश्व को अगर हम 100 मान ले,
विश्व की भूमि अगर 100 है तो भारत की उसमें से 2.43 है। ठीक है, ये परसेंटेज का मतलब होता है। आगे बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो विश्व में भारत का 7वां स्थान आता है। तो भारत का अगर 7वां स्थान है तो फिर और कौन से देशों का स्थान पहले नंबर पे या दूसरे पे आता है, तो ये हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की। तो ये है हमारे पास और दूसरे स्टेट या और दूसरे देश जो भारत से आगे हैं। कौन कौन से हैं? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पहला है नंबर पे आता है रशिया, दूसरे नंबर पे आता है रशिया मतलब रूस, ठीक है, जो कि भारत के ऊपर चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर रशिया पहुंच जाता है रूस। ठीक है, तो पहले नंबर पे रूस आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और फिर दूसरे नंबर पे आता है रशिया के बाद रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद फिर से आता है तीसरे नंबर पे चाइना, ये चाइना आ गया, चीन मतलब चाइना मतलब चीन, और तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे यूएसए यानी कि अमेरिका, और चौथे नंबर पे यूएसए अमेरिका, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पे ब्राजील, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर भारत आ जाता है। ठीक है, तो पहले पे हो गया रशिया यानी कि रूस, फिर उसके बाद कनाडा, चाइना, चाइना के बाद यूएसए, यूएसए के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे भारत आता है। तो विश्व में भारत का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान देखें तो वो 7वें नंबर पे पहुंचता है। इतनी बात समझ में आ गई है। कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रख लो, रक्कू बाई के नाम से बाई, बाई ज्यादातर महाराष्ट्र वाले एरिया में चलती है, कुलसू बाई, इस तरह की बाई, तो वहां से याद रख सकते हो। रशिया हो गया, कनाडा, चाइना, ठीक है, और मतलब रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता अपना इंडिया, भारत 7वें नंबर पे विश्व में, और 32,87,263 क्षेत्रफल हो गया, जो कि कुल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.43% है, और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, आगे बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, पता ही है, चाइना के बाद। ठीक है, तो चाइना के बाद, चीन के बाद भारत का स्थान दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से, और विश्व की कुल जनसंख्या का अकेले अगर हम भारत में बात करें तो लगभग 17.5%, लगभग 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या का, मतलब अगर विश्व में 100 लोग हैं तो लगभग 17.5 लोग भारत में हैं। ये इसका मतलब है, विश्व के कुल लोगों का 17.5% भारत में निवास करते हैं, यानी कि भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पे। तो पहले पे फिर चाइना आ गई, तो पहले नंबर पे चीन, फिर उसके बाद भारत, भारत के बाद यूएसए यानी कि अमेरिका के बाद इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद ब्राजील आता है, और ब्राजील के बाद फिर बाकी और पाकिस्तान, और ये सब चीज़ें और आगे देश आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। अभी तक क्या क्वेश्चन बनेगा मैं बता देता हूँ। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263, जो कि पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.43% के लगभग है, 2.43% के लगभग है। और विश्व में जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान, अगर हम बात करें भारत के स्थान की, तो जनसंख्या के हिसाब से तो फिर दूसरे नंबर पे आता है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वें नंबर पे आता है, तो पहले नंबर पे रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद इंडिया आता है। ठीक है, आगे बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो चीन आ गया, चीन के बाद फिर भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद फिर ब्राजील फिर से आ जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई भैया? अच्छा, ये तो हो गई। भारत का मुख्य बिंदु पे, मुख्य भूमि पे 8 डिग्री 4 मिनट पे एक बिंदु है कन्याकुमारी, मुख्य बिंदु पे है। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि पे, ऐसे पूछेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि भारत के ही है, और इधर की तरफ अगर हम बात करें तो ये इधर की तरफ ये लक्षद्वीप है। ठीक है, छोटे छोटे द्वीप है, बहुत सारे लक्षद्वीप है, जिसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार भी जो द्वीप समूह है, यानी कि जो द्वीप है, वो भारत के हैं। तो अगर हम टोटल ओवरऑल भारत की बात करें तो टोटल ओवरऑल भारत की अगर बात करें तो दक्षिणतम बिंदु फिर भारत का वहां पे मिलेगा, वो तो और भी नीचे है ना। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की तो वो तो भारत के मुख्य भूमि से भी और नीचे है, तो फिर हमारा मुख्य बिंदु वहां जो दक्षिणतम बिंदु मिलेगा फिर अंडमान निकोबार में, अंडमान में नहीं निकोबार में मिलेगा। ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला निकोबार है, तो निकोबार का में ही मिलेगा वो जाके, और वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सबसे ऊपर इंदिरा कोल है और सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट, और 6 डिग्री 45 मिनट पे है, जिसको और नाम से पिग्मेलियन बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, और पार्सन बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो
पिछले वर्षों में आई सुनामी के कारण डूबा हुआ है था, इसलिए इस बिंदु को इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते। तो अब सवाल क्या है, अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे, भारत का, तो फिर वो 6 डिग्री 45 मिनट पिग्मेलियन बिंदु इंदिरा पॉइंट बोल सकते हैं, और वो कहाँ है, निकोबार द्वीप में। ठीक है, निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट पे। अगर भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु बोले तो वो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी, कैप कमोरिन, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पे। ये इतनी बात हमें समझ में आ गई। भारत के इधर की तरफ बात करें, इधर की तरफ ये वाला पूरा पोर्शन, तो ये अरब सागर है, और भारत के उधर की तरफ बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी है। देखते हुए चलना, हालांकि इसका यूज अभी इतना नहीं है, आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसको देखते हुए चलना। ठीक है, तो अरब सागर हो गया, वो बंगाल की खाड़ी हो गई। इतनी बातें हो गई भैया, विस्तार देख लिया। अब हम इनकी लंबाई देख लेते हैं कि भारत का जो दक्षिणतम उत्तरी बिंदु है और मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है, इनके बीच की दूरी कितनी है, यानी कि भारत ऊपर से लेकर नीचे तक लगभग कितना लंबा है, कितने किलोमीटर है। तो 3214 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर ऊपर से नीचे तक है। और अगर हम बात करें यहां से वहां तक की, किबिथु की, गुवाहाटी से किबिथु तक की बात करें, अगर पश्चिमोत्तर बिंदु से पूर्वोत्तर बिंदु तक की दूरी की बात करें तो वो आती है 29-33 किलोमीटर। जब ये दोनों लगभग डिग्री में बराबर है तो फिर इतना अंतर तो पूरा एग्जैक्ट डिग्री में बराबर नहीं है, कुछ तो इनमें मिनट में अंतर है, तो वो वहीं से अंतर थोड़ा बहुत आ जाता है। तो 29-33 हो गया आपका इधर से उधर तक, यानी कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक अगर हम लंबाई देखें भारत की तो वो 29-33 है। और अगर हम बात करें इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक की तो वो 32-14 है, 3214 किलोमीटर। इतनी बातें समझ में आ गई है। एक दो बार आप अपने हिसाब से देख लेना, किस तरह से याद करना, मोबाइल नंबर जैसे याद करते हो ऐसे याद कर सकते हो। 3287-263 और ये 3214 हो गया, 29-33 हो गया, 2-4-5 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। वीडियो को बार बार देखना रिवाइंड कर करके। और दूसरा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करना कि सब्सक्राइब करने की और चैनल को और लाइक करने की वीडियो को, और बार बार देखना, और कंप्लीट पूरी वीडियो देखोगे तो फायदा मिलेगा। सारी चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बोलते हुए आ जाती है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।